हम लोगों ने अभी तक उपभोक्ता का संतुलन सामान्य रूप से इस मान्यता पर पढ़ लिया है कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है और संतुलन वहाँ होता है जहाँ कीमत रेखा तटस्थता रेखा को स्पर्श करती है और उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को, जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं x और y, तो उनके विभिन्न संयोग को इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तटस्थता वक्र तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के संयोग को इस्तेमाल करने के बजाय जब वो दोनों वस्तुओं के संयोग को इस्तेमाल करता है तो उसे हम कहते हैं इंटीरियर सोल्यूशन। क्या कहते हैं? इंटीरियर सोल्यूशन। जहाँ कहीं भी इक्विलिब्रियम होगा उसका नाम होगा इंटीरियर सोल्यूशन। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वह इंडिफरेंस कर्व तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, लेकिन वह केवल किसी एक वस्तु का, या तो वो x का उपभोग करता है या तो y का उपभोग करता है। बात नहीं भाई, या तो वो x का उपभोग करेगा या तो y का। ऐसे भी जब वो केवल एक वस्तु का उपभोग करता है, किसी का भी करे, अब y का क्यों नहीं करता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उसको हो सकता है पसंद ही ना हो इसलिए नहीं करता हो। तो वो केवल एक वस्तु का इस्तेमाल जब करता है तो, और उस समय जब संतुलन में होता है, तो हम देखते हैं कि कीमत रेखा को इंडिफरेंस कर्व एक कोने में स्पर्श करती है लास्ट में, इसलिए उसे कहते हैं कॉर्नर सोल्यूशन। क्या कहते हैं? कॉर्नर सोल्यूशन। चित्र कैसे बनेगा अभी आपको हम बना करके दिखा देते हैं। और अगर बीच में कहीं होता है इन बिटवीन कीमत लाइन, चाहे जहाँ होगा, तब वो जाहिर सी बात है कुछ मात्रा y की इस्तेमाल करेगा, कुछ मात्रा x की इस्तेमाल करेगा, तो दैट इज नोन एज इंटीरियर सोल्यूशन। ठीक है। तो देखो, कॉर्नर सोल्यूशन उस समय जब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। यह कॉर्नर सोल्यूशन उस समय भी आपको मिल सकता है जब इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। आपने पीछे देखा है कि कॉन्वेक्सिटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग। एक लाइन में इंडिफरेंस कर्व इसलिए मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। यदि ऐसी स्थिति होती है कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो इसका मतलब यह है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इंक्रीजिंग। सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी है? बढ़ती हुई है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा भी दे करके हम उसकी मात्रा, पहले कि अगली मात्रा पाने के लिए उसकी कम मात्रा देते हैं, अब उसकी अगली मात्रा पाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि हम उसको नापसंद ही करते हों, डिस्टेस्ट हो। यद्यपि नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं पाया जा सकता है, और ऐसा भी नहीं होता है कि उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग करे, यह भी नहीं होता है। इसलिए कॉर्नर सोल्यूशन रेयर सिचुएशन है, नॉर्मली ये स्वीकार नहीं होता है। नॉर्मल दशाओं में हमेशा इंटीरियर सोल्यूशन ही होता है, और यही होता है कि इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। लेकिन एक्सेप्शन केसेस में ऐसा हो सकता है कि इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होने पर भी कॉर्नर सोल्यूशन प्राप्त हो जाए, यानी कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड ओनली वन कमोडिटी आइदर x और y। ऐसा भी हो सकता है कि कॉनकेव टू द ओरिजिन होने पर भी वह किसी एक वस्तु का उपभोग करे, चाहे x का करे चाहे y का करे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने देखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जब, तब भी कॉर्नर सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व को एक कोने पर केवल एक बिंदु होता है जहाँ संतुलन होता है, ना उसके आगे होता है ना उसके पीछे होता है। ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें आपको डिटेल में लिखी भी हुई हैं और सारे चित्र बनाए भी हुए हैं। हम आपको चित्र इस पर बना करके दिखा देते हैं, समझा देते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। लोग भी लग बैठे हो ना।
देखो, हम लोगों ने कार्नर सॉल्यूशन के बारे में अभी विस्तार से देखा। अब हमको इसे चित्र में देखना है। पहली कंडीशन हम देखते हैं, जब इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो, ऐसी दशा में कार्नर सॉल्यूशन कैसे होगा, अर्थात उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा। और बड़ा ही बनाते हैं। ये देखो, यहाँ x है, यहाँ y है। अगर उपभोक्ता की आय x और y की कीमतें दी हुई हैं तो हम कीमत रेखा खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? ये कीमत रेखा A B खींच सकते हैं। जब, और आप जानते हैं संतुलन कहाँ होता है? जहाँ ये इसको स्पर्श करेगा। तो जब कार्नर सॉल्यूशन होता है तब क्या होता है? केवल यहाँ ये कोना इसका स्पर्श कर रहा है, बाकी कुछ स्पर्श नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। अगर ऐसा चित्र बना हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्नर सॉल्यूशन है। जब वो उपभोक्ता केवल y वस्तु का उपभोग करता है, x की मात्रा बिल्कुल उपभोग नहीं करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर वो केवल y वस्तु का उपभोग नहीं करता है, केवल x का करता है, तब इंडिफरेंस कर्व कैसा हो जाएगा? जहां केवल x का उपभोग हो रहा होगा, y का उपभोग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो कार्नर सॉल्यूशन का मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्नर सॉल्यूशन? कार्नर सॉल्यूशन एक्सप्लेन्स द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन कमोडिटी, अदर x और y। अब क्यों ऐसा करता है ये वो जाने। उसकी नापसंदगी हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति की पसंद एक जैसी हो। तो ये सामान्य स्थिति नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा पाया जा सकता है। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है कि डिफरेंस कर्व कैसा है? ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। दूसरी स्थिति कब बनती है? जब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं है, बल्कि कॉनकेव टू द ओरिजिन है। और आपने अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y इज डिमिनिशिंग, अर्थात x की अगली इकाई पाने के लिए हम y की घटती हुई इकाइयाँ छोड़ने को तैयार होते हैं। लेकिन जब हम कॉनकेव टू द ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो इसका ठीक अपोजिट होता है कि हम x की एक इकाई पाने के लिए y की पहले से अधिक मात्रा छोड़ने को तैयार होते हैं। यह आप कह सकते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा नापसंदगी में है y वस्तु है, हम चाहते हैं जल्दी से हमारे पास से क्या हो जाए, खत्म हो जाए और x आ जाए, तभी हम करेंगे ऐसा। हम कोई चीज़ ज़्यादा क्यों देना चाहेंगे? जब एकदम चाहेंगे जल्दी से मेरे पास से ख़त्म हो जाए, तो तुमको 5 रुपये चाहिए, लो 10 रुपये ले जाओ, जल्दी से ख़त्म करो। ठीक है। यद्यपि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, यह एक मॉडल बिहेवियर भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। इसीलिए कॉन्केविटी नॉर्मली रिजेक्टेड है और ये कहता है कि कॉन्वेक्स कर्व ही वास्तव में होता है, कॉनकेव नहीं होता है। ठीक है। तो अगर मान लो कि कॉनकेव है तब कैसे होगा? बिल्कुल उसी तरह से उपभोक्ता की आय x और y की कीमतें दी हुई हैं, तो हम कीमत रेखा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ठीक है। और ये तुम्हारा सब मान लो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। तो आप देखिए, एक यहाँ है स्मॉल a पर सोल्यूशन है और एक यहाँ स्मॉल b पर सोल्यूशन। यहाँ केवल x का उपभोग कर रहा है और यहाँ केवल y का उपभोग कर रहा है। तो यदि कॉनकेव टू द ओरिजिन है तब भी कार्नर सॉल्यूशन मिल सकता है, और इसका कारण हो सकता है हमेशा कार्नर सॉल्यूशन का कि दूसरे वस्तु के प्रति उसका डिसटेस्ट है, उसकी डिसलाइकिंग है, उसकी नापसंदगी है, या और भी कुछ कारण उसके व्यक्तिगत हो सकते हैं। यद्यपि ये नॉर्मल दशाएं नहीं हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन हो सकता है, हो सकने में आप इस संभावना से नकार नहीं सकते। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मैंने आपसे कहा कि वहां भी हो सकता है कि आपको कार्नर सॉल्यूशन मिल जाए। क्यों? क्योंकि मिलता ही मिलता है, एक ही जगह तो रहता है। ये देखो, तुम्हें याद होगा कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? विशेषता में पढ़ा गया था, एल शेप होता है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां इसको कीमत रेखा क्या करेगी? स्पर्श करेगी। ये तो कहाँ स्पर्श करेगी? इसके सिर्फ कार्नर पर करेगी। सॉल्यूशन कैसा होगा?
एक ही कॉम्बिनेशन होगा कि कार्नर सोल्यूशन तो है, केवल एक वस्तु का उपभोग नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों की निश्चित मात्रा का उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो इसे भी एक कह सकते हो कि एक बिंदु मिलता है जहां केवल वो यही उत्पादन मात्र कर सकता है, उपभोग करता है, न इसके अलावा यहाँ करता है ना यहाँ करता है। तो उसकी निश्चित मात्रा है दोनों की, न उससे ज़्यादा करता है न उससे कम करता है। ठीक है, इसी तरह से तुम अगर स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो वहां भी स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है, तो वहां की तरसा वक्र कैसी होती है, पदार्थ का कोण वक्र। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखोगे तब भी क्या होगा, ये अगर तरसता वक्र ये हो गई, ठीक है, तो यहाँ भी डिफरेंस कर्व वगैरह ये है, तो कीमत रेखा जब बनाओगे तो क्या हो सकती है, या तो इसका इस्तेमाल करे वो ऐसे बना दो, ठीक है, या तो इसका इस्तेमाल करे इसको ऐसे बना दो, एक जगह क्यों मिलेगा उसको यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि कार्नर सॉल्यूशन का केवल इतना मतलब है कि वह केवल एक वस्तु के प्रति अपनी लाइकिंग व्यक्त करता है और दूसरी वस्तु के प्रति पूरी की पूरी डिसलाइकिंग व्यक्त करता है। कारण क्या है, यह उसका अपना व्यक्तिगत हो सकता है, उसके लिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो इसमें जो मुख्य रूप से है, पहला हम उपभोक्ता के व्यवहार की जब व्याख्या करते हैं तो पहला इसमें हम प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव। देखो एक बार हम तुमको इसको पढ़ के सुना देते हैं ताकि तुमको सुनने में आराम, देखने तुमको आराम रहे, तब बदलते हैं। देखो प्रतिस्थापन प्रभाव मीन्स द चेंज इन परचेजेज ऑफ ए गुड्स एज ए as a consequence of a change in relative prices alone, real income remaining constant। जब जिन वस्तुओं का आप उपभोग कर रहे हैं केवल उनकी कीमतें बदल जाती हैं, आपकी जो रियल इनकम है इस तरह बदले कि आपकी रियल इनकम में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात एक सस्ती हो जाए और एक महंगी हो जाए। इस तरह सस्ती महंगी हो कि आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो अन्य बातें समान रहें और वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें बदल जाएं तो उसका उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं। चलो अच्छा, इसमें डिटेल लिखा है, तुम लोग पढ़ लेना, हम लोग को समझाते ही ज़्यादा अच्छा है। तो अन्य बातें समान रहें, दिखा है ना, अन्य बातें समान रहें का मतलब होता है कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ दोनों वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें बदल जाती हैं। तो पहले हम वो चित्र बनाते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए, फिर हम इसको बनाएंगे जो इसमें बना हुआ है कि कैसे आप किसी एक वस्तु का मूल्य बदल करके और प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। देखो कह रहे हैं कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनकम रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब y है और यहाँ x वस्तु है, y और x की कीमत आपको पहले से पता है
आप यहाँ संतुलन में हैं, ठीक है, और ये क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब सिर्फ सीधी सी बात कह रहा है कि x और y के मूल्य में इस तरह परिवर्तन होता है कि उसकी वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो जो पहले था वही अब भी रहता है, सिर्फ वस्तुओं के उपभोग का संयोग बदल जाता है, कॉम्बिनेशन केवल चेंज हो जाता है। तो अगर मान लो एक वस्तु सस्ती हो गई और एक वस्तु महंगी हो गई, मान लो ये महंगी हो गई और x सस्ती हो गई, तो पहले हम इतना y दे करके इतना x पा रहे थे, अब y महंगी हो गई, x सस्ती हो गई, तो कम y दे करके ज़्यादा x पा जाएंगे, यही ना। और इस तरह परिवर्तन होगा कि वो इस कीमत तटस्थता वक्र को कहीं न कहीं क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ये तो ये कीमत रेखा प्रारंभिक थी AB, अब हो गई A1 B1, देख रहे। तो यहाँ संतुलन पहले E1 पर था, अब कहाँ हो गया, E2 पर। पहले हम x की x1 मात्रा और y की y1 मात्रा का उपभोग कर रहे थे, अब हम x की x2 मात्रा और y की y2 मात्रा का उपभोग करेंगे। तो E1 से E2 तक का यह जो मूवमेंट है, अर्थात x1 x2 जो अतिरिक्त मात्रा का उपभोग है, ये y1 y2 की मात्रा के उपभोग में जो कमी है, ये घटेगा ना, ये बढ़ेगा। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो E1 से E2 तक का जो मूवमेंट है वह प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आपके अगर आ जाए तो फिर आगे आप समझने में आपको सुविधा होगी। हमेशा ये बताना है कि प्रतिस्थापन प्रभाव में सिर्फ कीमतों को इस प्रकार बदलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन चेंज होता है, सेटिस्फैक्शन में कोई परिवर्तन यहाँ नहीं होता है। और इस प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या हम दो तरीके से करते हैं। एक को हिग्स विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, हिग्स मेथड। हिग्स मेथड में हम नई कीमत रेखा इस प्रकार बनाते हैं कि वह पुरानी तटस्थता रेखा को कहीं न कहीं स्पर्श करे। इस लाइन पर आपको फोकस करना है कि हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में हम नई कीमत रेखा जो क्या बताती है, कीमतों के सापेक्षिक परिवर्तन को बताती है, उसे इस प्रकार खींचते हैं कि वह पुरानी तटस्थता वक्र को कहीं न कहीं स्पर्श करे, ठीक है। और उसके संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम इसी प्रतिस्थापन प्रभाव को स्लटस्की की विधि से भी देख सकते हैं। और आपने देखा है कि स्लटस्की ने, अच्छा इसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब एक वस्तु का केवल मूल्य बदलता है तो प्रतिस्थापन प्रभाव को हम कैसी व्याख्या करते हैं। हिग्स ने उसकी व्याख्या करने के लिए आय क्षतिपूरक परिवर्तन का प्रयोग किया, इनकम कंपेंसेटिंग वेरिएशन। आपको याद होगा, आपने बीए में पढ़ा है, आय क्षतिपूरक परिवर्तन। लेकिन इसी की व्याख्या करने के लिए स्लटस्की ने कास्ट डिफरेंस शब्द का प्रयोग किया, लागत अंतर शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। हिग्स ने कहा कि उसी तटस्थता वक्र पर वो कहीं न कहीं रहता है और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम, स्थिर रहता है। लेकिन स्लटस्की ने कहा कि जब कीमतों में परिवर्तन होता है तो इस तरह परिवर्तन होता है उसका कि वह पुराने उसी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता है जिसका पहले कर रहा होता है, और ऐसा करने पर अब उसके पास स्कोप हो जाता है कि वह पहले से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करे और उसके संतुष्टि का स्तर पहले से ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ध्यान रखना है कि स्लटस्की की व्याख्या में सेटिस्फैक्शन का लेवल ऊंचा हो जाता है। इक्विलिब्रियम के लिए हम नई कीमत रेखा इस प्रकार खींचते हैं कि वो पुराने संतुलन बिंदु को काटती हुई निकल जाए। अभी तक हमने खींचा था कि पुराने तटस्थता वक्र को कहीं न कहीं स्पर्श करे, अब कहाँ खींचते हैं कि वह पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट को काटते हुए निकल जाए। ऐसे में हमारे पास एक नया एरिया मिल जाता है
एक दूसरा हमको कह सकते हो कि प्रेफरेबल सेक्टर मिल जाता है जहां हम जा सकते हैं, और वहां जाना हमारा बिहेवियर इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, क्योंकि वह संयोग हमको पहले उपलब्ध नहीं था। अब मूल्य में परिवर्तन के बाद वह संयोग प्राप्त हो गया, इसलिए हम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर शिफ्ट कर सकते हैं। अर्थात यहाँ एक नई तरसा वक्र बन जाती है जो हिग्स में नहीं बनती है। ठीक है, तो आप देखो कैसे बनेगी, इसको मिटाएं। यहाँ देखो यह कीमत रेखा दी हुई है और यह इक्विलिब्रियम है, ए बी इंडिफरेंस कर्व वाई एक्स। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन होता है एक्स और वाई के मूल्य में कि नई कीमत रेखा क्या करती है, वो इसको काटती हुई निकल जाती है। ठीक है, अब इसको सेम संयोग को जो पहले इस्तेमाल कर रहा था वही अब भी इस्तेमाल करेगा। अब भी क्या करेगा, उसी पर है। लेकिन अब उसके पास ये जो नई कीमत रेखा होती है तो उसके पास यहां से इसके ये एरिया नया उसको मिल जाता है, पहले इसको प्राप्त नहीं था। अब वो इस पर होने के बजाय इस पर भी कहीं कहीं हो सकता है, हो सकता है ना। और चाहे जहां जाएगा, चाहे जहां जाए, देखिए हर जगह वो एक्स की ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करेगा और संतुलन का स्तर भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चला गया ना। तो इसका मतलब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ गया, तो यहाँ संतुष्टि भी बढ़ जाती है। और एक्स की मात्रा, चूंकि एक्स सस्ता हुआ है, वाई महंगा हुआ है, इसलिए एक्स की मात्रा भी क्या करता है, मांग का नियम यही कहता है कि जो वस्तु सस्ती होगी उसकी मांग ज्यादा होगी, जो महंगी होगी उसकी मांग कम होगी। तो मांग के नियम को भी एक्सप्लेन करता है और संतुष्टि के स्तर को यहाँ बढ़ा हुआ बताता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ इसके ऊपर चला गया, और आपने तरसता मानचित्र में पढ़ा है कि ऊपर का तरसता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है और नीचे का तरसता वक्र संतुष्टि के नीचे स्तर को व्यक्त करता है। तो इस तरह से यह पूरा सामान्य बात स्थिति में हिग्स और स्लटस्की दोनों का यह प्रतिस्थापन प्रभाव है। ठीक है, अब हमको देखना है कि कैसे हम, अगर मान लो किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो कैसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। इसके पहले कि हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में, खैर अभी इसको पढ़ लो, फिर हम लोग अगले पे पढ़ेंगे डिटेल में वस्तुओं के स्वभाव का कैसे असर पड़ता है। तो अब क्या है, जैसे मान लो कि हम ये मान लेते हैं कि यह संतुलन तुमको दिया हुआ है, यह प्रारंभिक संतुलन दिया हुआ है, ए बी एक्स वाई। ठीक, हमको उपभोक्ता की आय पता है, एक्स और वाई की कीमतें पता है, तो हम उपभोक्ता के संतुलन का ई बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अब ऐसे में इसके बाद कह रहा है कि वाई का मूल्य स्थिर रहता है और एक्स सस्ती हो जाती है। एक्स के सस्ता हो जाने पर आपने देखा है कीमत रेखा कैसी हो जाएगी, ए बी 1 हो जाएगी। अब इसका मतलब कि संतुलन इस पर कहीं हो जाएगा, भाई सस्ता हो गया, जाहिर सी बात है इस पर आ जाएगा और इसके ऊपर चला जाएगा संतुष्टि का स्तर ना। लेकिन हमको इसकी व्याख्या नहीं करनी है कि कीमत प्रभाव क्या हुआ, ये तो फिर कीमत प्रभाव हो जाएगा कि एक्स सस्ता हुआ तो हमने एक्स की बात कर दी। बात ये कही जा रही है कि प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करनी है कि अगर एक्स सस्ता हुआ तो उसमें प्रतिस्थापन प्रभाव का क्या असर होगा। जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो सस्ती होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय क्या होती है। जैसे पहले तो हम मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, 10 रुपये में तुम 1 किलो आलू खरीदते थे, तो अब आलू 5 रुपये में हो गई, तो कितना आलू खरीदोगे, 2 किलो। तो तुम्हारी मौद्रिक आय तो 10 रुपया ही रहेगी, लेकिन वास्तविक आय क्या हो जाएगी, 2 किलो आलू हो गई ना 1 किलो की जगह। तो अब हमें क्या करना है, तो अगर आप केवल प्रतिस्थापन प्रभाव जानना चाहते हैं कि कीमत घटने का दूसरी वस्तुओं की जगह हम कितना एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तब क्या करना होगा, तब करना यह होगा कि एक्स का मूल्य घटे तो जो वास्तविक आय बढ़ रही है वो उससे ले लीजिए। जैसे 10 रुपये से अब 2 किलो खरीद रहा है ना, अगर उससे 5 रुपया ले लिया जाए तब क्या होगा, तब उसके पास 5 ही रुपया रहेगा 1 किलो खरीदेगा।
अब देखना यह है कि क्या 5 रुपया रह जाने पर भी वह 1 किलो से ज़्यादा खरीदता है कि नहीं खरीदता है। अगर 1 किलो से ज़्यादा खरीदता है तब तो इसका मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव काम कर रहा है, तो कैसे खरीदेगा? तो जिस वस्तु का मूल्य नहीं घटा है वहाँ से कुछ पैसा क्या करता है, ले आता है और आलू पर खर्च कर देता है। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। महंगी वस्तु की जगह सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि जो महंगी वस्तु है उसकी जगह हम सस्ती वस्तु क्या करते हैं और उसकी जगह इसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यह जानने के लिए अगर हम क्या करें कि यह जो इसकी वास्तविक आय जो बढ़ी है, अर्थात अब कीमत भी कम हो गई, हमको उसकी आय भी कम कर देनी है। क्या कर देना है? उससे 5 रुपया ले लेना है। 10 रुपया के उसके पास है, कितना ले लेना है? 5 रुपया ले लीजिए। तो अब वो उसकी वास्तविक आय जितनी पहले थी उतनी ही रह जाएगी। पहले भी वो 10 रुपये में 1 किलो आलू पा रहा था, अब भी 5 रुपये में कितना पाएगा? 1 किलो आलू पाएगा। तो अगर आप इसकी बढ़ी हुई आय उससे ले लेते हैं तो अब नई कीमत रेखा जो होगी वह कम आय को भी व्यक्त करेगी और कम कीमत को भी व्यक्त करेगी। तो कम आय और कम कीमत को व्यक्त करने वाली रेखा इस प्रकार खींचते हैं कि पुराने तटस्थता वक्र को कहीं न कहीं स्पर्श करें। लाइन पर ध्यान दीजिएगा। तो यह रेखा कीमत कम को व्यक्त कर रही है और ये कम आय को कब व्यक्त करेगी? आपने पढ़ा है कि अगर इसको नीचे खिसका दिया जाए तो आय कम हो जाएगी, ऊपर कर दिया जाए तो आय ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसी ढाल को हम नीचे ले आए ऐसे बिल्कुल एकदम और यहाँ तक जब पहुँचे तब इसको हम ऐसा कर दें। ठीक, तो अब जो नई कम कीमत और कम आय को व्यक्त करने वाली A1 B1 कीमत रेखा है वह इसको कहाँ स्पर्श कर रही है? E1 पर। अर्थात Ex1 था, E1 क्या हो गया? X2। तो यह जो दूरी है ये क्या कह रहा है? ये प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी इसकी जगह हम इतना x का उपभोग बढ़ा देंगे, उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव। बात समझ में? तो अभी पीछे हमने ये नहीं बनाया था, सिर्फ इतना ही बना दिया था आपको समझने के लिए कि दोनों का मूल्य बदला, एक महंगा हुआ और एक सस्ता। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम केवल एक का मूल्य बदल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ इतना x का उपभोग बढ़ जाएगा। y को y वस्तु की जगह आप मनी इनकम भी लिख सकते हैं। चाहे आप पैसा अपने पास रखिए चाहे वस्तु रखिए, एक ही बात, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इतना पैसा दे करके हम आप इतना x पाने को तैयार है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यह अब ये इतना जो है जितना आपको कंपेंसेट करना पड़ रहा है। कंपेंसेशन का मतलब अगर कीमत घट रही है तो उससे ले लीजिए, कीमत बढ़ रही है तो उसको दे दीजिए, देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो 10 रुपये से आलू 20 रुपया हो गई, तब तो 1 किलो नहीं ले पाएगा, वो आधा किलो लेगा। लेकिन 1 किलो लेता रहे इसके लिए जरूरी है कि उसको 10 रुपया क्या किया जाए? दे दिया जाए। तो कीमत अगर घटा रहे हो तो तुम्हें लेना पड़ेगा, अगर बढ़ा रहे हो तो तुम्हें देना पड़ेगा। यही मान लो ये, तब वहाँ क्या करना होगा? इसके उल्टा खींचना पड़ेगा। अभी हम उसको दूसरा बनाते हैं, इसमें मारामारी नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही समझो कि अगर x के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है और y का मूल्य स्थिर है, मान लो y हमने मौद्रिक आय ही मान ली है y वस्तु की जगह, तब क्या है कि उसी संतुष्टि के स्तर पर बनाए रखने के लिए कम आय और कम कीमत को व्यक्त करने वाली रेखा आप खींच सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप उससे उतनी आय ले लीजिए। तो यह जो इतनी A1 है, A1, यही वास्तव में आय में क्षतिपूरक परिवर्तन है। क्या है? कंपेंसेटिंग वेरिएशन है। इतना ही आपको उससे लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अब देखो, तो ये तो वही स्थिति है जब घटता है, इसको मिटाएं। दूसरा तब है जब बढ़ता है। हिग्स विधि है, किसकी विधि है? ये स्पर्श कर रहे हैं इसलिए किसकी विधि है? हिग्स विधि है। दूसरा है जब ये बढ़ती है। बढ़ती है मतलब मान लो वस्तु महंगी हो गई, तब कैसे होगा?
बहुत आसान है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, यहाँ हो गया। अब कह रहा है कि ये क्या हो गया, ये देखो ये महंगा हो गया, ठीक है। अब महंगा हो गया तो ये क्या कर रहा है, उतना ही वाई दे करके इतना ही एक्स पा रहा है, तो महंगा हो गया ना, पहले इतना पा रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी संतुलन स्तर पर बना रहे कहीं न कहीं वो, तो क्या करना होगा, हमको इस अधिक कीमत और अब अधिक आय भी, क्यों, क्योंकि उसकी जो जितनी कीमत बढ़ी है उतना पैसा उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसकी आय 10 रुपये से बढ़ा कितना करना पड़ेगा, 20 रुपया, जितना परिवर्तन हुआ है उतना आपको देना पड़ेगा। तो हम इसको अब ऊपर ले जाते हैं ऐसे ऐसे, ये देखो कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और जहां तक रास्ता पकड़ को स्पर्श करेगा वहीं इसको खींच देंगे। तो अब देखो यहां था पहला इक्विलिब्रियम E1 पर, अब कहाँ हो गया E2 पर। तो पहले हम x की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहे थे, अब कितना करेंगे x2। इसका मतलब कीमत बढ़ गई तो x की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट गई ना। तो मांग रेखा यही तो कहती है, कीमत रेखा मतलब मांग का नियम क्या कहता है कि देयर इज अपोजिट रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में क्या संबंध होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ कीमत जब घटी बढ़ी तो मांग क्या हो गई, घट गई, ठीक है। तो यह प्रतिस्थापन प्रभाव जो है ये हो गया। तो इस तरह से हम ये हिग्स की व्याख्या, और यहाँ अब ये छत पूरा परिवर्तन हो जाएगा, जितना आपको देना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, कंपेंसेटिंग वेरिएशन को, इसको इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं, उसके समतुल्य परिवर्तन। कंपेंसेटिंग वेरिएशन में हम उससे ले लेते हैं, इक्विवेलेंट वेरिएशन में उसी बराबर उसको दे देते हैं जितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों प्रतिस्थापन प्रभाव को आप स्लटस्की की विधि से भी स्पष्ट कर सकते हैं। वहाँ क्या करना होगा, सिर्फ नई कीमत रेखा ऐसी खींचनी होगी जो स्पर्श न करे, पुराने संतुलन को काटती हुई निकल जाए। बहुत कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको मिटाएं, ये तो अब मान स्लटस्की विधि से हम लोग अगर व्याख्या कर रहे हैं तो ये तुमको दिया हुआ है इक्विलिब्रियम, ठीक। अब कह रहा है कि अगर उपभोक्ता की आय x और y की कीमतें दी हुई हैं तो हम कीमत रेखा AB खींच सकते हैं और तटस्थ वक्र IC के होने पर E बिंदु पर इक्विलिब्रियम होगा। कह रहा है कि x सस्ता हो जाता है, y के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब हमको कह रहा है कि नई कीमत रेखा प्रतिस्थापन प्रभाव जानने के लिए ऐसी खींचते हैं जो पुराने संतुलन बिंदु को काटती हुई निकल जाए। कैसे निकल जाए, काटती हुई, ये काटती हुई निकल जाए। तो पहले संतुलन कहाँ था, यहाँ था, x1 मात्रा खरीद रहा था। अब ये तुमने देखा कि तुमको नया जोन मिल गया, अब तुम इसके ऊपर जा सकते हो, पहले नहीं जा सकते थे, अब कहाँ जा सकते हो। तो अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया। तो x की मात्रा क्या हो गई, बढ़कर x1 से x2 हो गई। संतुलन भी हमारा कहाँ हो गया, दूसरे तरफ वक्र पर हो गया और इससे ऊपर चला गया, तो संतुष्टि का स्तर बढ़ गया, ठीक है। और ये जो परिवर्तन हुआ ये, इसे कास्ट डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लागत में अंतर जो भी आए, चाहे बढ़े चाहे घटे। तुम देखोगे कि हिग्स में अंतर ज्यादा रहता है और इसमें अंतर कम रहता है, ठीक। तो ये तब है जब मूल्य कम होता है। इसका उल्टा भी बना सकते हो, जब मूल्य ज्यादा होता है, ठीक है। मिटाएं इसको, इसमें बना हुआ होगा सर, देखिए हम बढ़ा दें नहीं तो यहीं रह जाएगा ये। हाँ ठीक है, ये इसमें वो सारे चित्र बने हुए हैं, तुम लोग समझ जाओगे देख करके।
स्लटस्की का भी आगे है डिटेल में, दोनों विधियां हैं। ये जब रिकॉर्ड हो जाए, नहीं तो रह जाएगा तो नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये देखो तुम, वो विधि तब थी जब हम बताते हैं कि मूल्य घटा। अब मान लो कि मूल्य बढ़ जाता है, ये इक्विलिब्रियम हमको दिया हुआ है मान लो। ऐसे में अब ये वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, ए बी से A1 B1 होगा। तब क्या कह रहा है, तब वो कह रहा है कि नई कीमत रेखा जो होगी वह अब उस जितना मूल्य बढ़ा है उतने लागत के अंतर के बराबर तुम्हें उसे कुछ देना पड़ेगा, उसकी आय बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मूल्य वही बढ़ा वाला मूल्य और बढ़ी वाली आय। इसको इस प्रकार खींचेंगे कि पुराने संतुलन बिंदु को कहीं न कहीं वहाँ से काटते हुए निकल जाए। तो इसको आगे बढ़ाओ और ये है, ऐसे काटते हुए क्या करेगा, निकल जाएगा। और अब इक्विलिब्रियम जो होगा, ये एरिया अब इसके नीचे हो गया, ध्यान दो। तो ऊपर तो पहले भी प्राप्त था, लेकिन उसने यहाँ संतुलन चुना था, इधर नहीं चुना था, तो इधर जाएगा नहीं। ये एरिया उसके पास पहले भी था, अब नहीं जाएगा, लेकिन ये इसको नया मिला है, ये पहले इसके पास नहीं था। तो अब इस पर वो चाहे जहाँ रहेगा संतुलन में, मान लो यहाँ रहेगा, तो x की मात्रा पहले से क्या हो जाएगी, इतना कम हो जाएगी। अर्थात मूल्य बढ़ेगा तो x का उपभोग क्या होगा, कम हो जाएगा। और यहाँ नया तटस्थ वक्र बनेगा, IC1 से IC2, जो इसके ऊपर है संतुलन E1 से बदल करके E2 पर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक प्रतिस्थापन प्रभाव होगा, जहाँ वह पहले से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा, यद्यप की मात्रा पहले से क्या कर रहा है, कम ही इस्तेमाल कर रहा है। उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वह मात्रा उसके लिए जो आय छोड़ रहा है वो पहले से हो सकता है उसे कम छोड़ना पड़ रहा हो या ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा हो, इससे मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो स्लटस्की में एक नया संतुलन बिंदु बनाता है, और वो देखता है कि संतुष्टि का स्तर ही ऊंचा हो जाता है, और वहाँ संतुष्टि का स्तर एक समान होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्रतिस्थापन प्रभाव है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे आय प्रभाव। ठीक है।